नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में हम बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं उनको कवर करें, जो आपके जो जितने डेली एग्जाम हैं उनको आपको न केवल मदद करें बल्कि आपकी तैयारी को और भी पुख्ता करें। इस तरीके के आप चाहते हैं और भी सेशन आपके पास आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ और सबसे पहले आप इसको क्या कर पाएँ, देख पाएँ। शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो ये हैं। अगर आपको इनकी तस्वीर अगर दिखाई पड़ रही है तो आप बताइए कि इनका नाम क्या है। तो ये सही उत्तर है, एन वी रमन्ना हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ये अगर पूछा जाए कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये हाल ही में जो संसद में लगातार गतिरोध हो रहे हैं उनके बारे में अपनी राय रखने के लिए और अपीली न्यायालय को स्थापित करके सुप्रीम कोर्ट को बोझ कम करने के लिए इन्होंने कुछ सरकार को अपनी मंशाएं जाहिर की हैं और कुछ अपील भी की है, इसलिए चर्चा का केंद्र में बने हुए हैं। और वैसे उनका नाम याद रखिएगा, एन वी रमन्ना। अगला प्रश्न है, बांचुआ त्योहार किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? आपको बताते हैं जो बांचुआ त्योहार है, अगर आप गैस लगा पाए तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित है, वहां पर ही मनाया जाता है। अगर बांचुआ त्योहार की बात की जाए तो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित, इसका आंसर होगा आपका तिवा आदिवासी समुदाय से ही संबंधित है। अब अगर हम इस बात की बात करें कि बांचुआ त्योहार किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। जहाँ तक आदिवासी समुदाय क्या मानते हैं, जो प्रकृति है वही उन्हें क्या, उनकी देन है कि वो यहाँ पे क्या करें, वो उनको आगे समृद्ध बनाए। तो अच्छी फसल की खुशी में क्या करते हैं, ये त्योहार आदिवासी समुदाय जो है वो बांचुआ त्योहार मनाते हैं। ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर में पाई जाने वाली ये जनजाति है। ये लोग करते क्या है, इस त्योहार के टाइम पर सूअरों की खोपड़ी और हड्डी का उसकी पूजा करते हैं, उनसे अपने देवता को मानते हैं, उनके उसके देवताओं से निवास करते हैं। साथ ही साथ ये न केवल उस दिन पारंपरिक अपनी पोशाक को ग्रहण करते हैं बल्कि आग के चारों तरफ घूम घूम कर वहाँ पर नृत्य करते हैं। अपने जो भी इनके नृजाति नृत्य, जो अपने नृत्य हैं आदिवासी समुदाय के, उसको करके इस त्योहार को ये मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बांचुआ त्योहार आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संसद की प्रक्रिया के सामान्य नियमों में एक नियम है 255 और दूसरा नियम है नियम 256। ये किस बात से संबंधित है, इनका संबंध किस चीजों से? तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में अब संसद शीतकालीन सत्र चालू हो गया है। आपको बता दें, संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो उस सबसे पहले बड़ा बजट सत्र होता है, उसके उसके बाद होता है मानसून सत्र और सबसे छोटे टाइम का होता है शीतकालीन सत्र। तो हुआ, आप देखते होंगे अक्सर क्या होता है, वहां पर आए दिन वहां पर मशक्कतें होती रहती हैं, हल्ला हल्ला होता रहता है। इसी को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए थे। तो इसका आंसर आपको क्या है, जो नियम 256 है वो जो संसद के जितने सदस्य हैं उनके निलंबन का प्रावधान करता है, जबकि 255 वो क्या करता है, जो जो उनको सजा दी गई है उनको कम करने का प्रावधान करता है, उनकी सजा को कम करने से संबंधित। ध्यान रखना, संसद में नियम 255 और 256 जहाँ एक तरफ सदस्य के निलंबन की बात करता है, वहीं 255 क्या करता है, सजा के प्रावधान को कम करने की बात करता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो वहाँ के सदस्य होते हैं उनके कृत्यों का, उनके आचार व्यवहारों का, और वो कैसे वहाँ पर अपना कार्य करते हैं, कहीं पर हो हल्ला तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनको नियंत्रित करने वाले जो वहाँ पे जो फोर्स लगा हुआ है उन पे वो कैसे रोक तो नहीं जमा रहे हैं, इन सबसे ये संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से जुड़ा हुआ है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद कब होता है, जब कोई नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में बहकर जाती है और फिर क्या होता है कि वो जल बंटवारे को लेकर आपसी लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वैसे ही लड़ाइयाँ राज्यों के बीच में भी होती हैं। तो इस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है वो अनुच्छेद 262 से संबंधित है। तो आर्टिकल 262 किससे संबंधित है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो बेसिकली हम देखते हैं कि ब्यास नदी, सतलुज नदी पर, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में, नर्मदा नदी पर महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और आपका इन देशों के, इन राज्यों के बीच में लड़ाई चलती है। इसके अलावा कावेरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद, ये सारे विवाद चलते रहते हैं। तो अनुच्छेद 262 के तहत इसको डील किया जाता है और उसको डील करने के लिए क्या किया जाता है, एक अर्ध न्यायिक प्रकृति के अधिकरण बनाने की बात की गई। क्योंकि ट्रिब्यूनल्स की अगर बात की जाए तो हमारे संविधान के भाग 14 में पाए जाते हैं। इनको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत बाध्य नहीं किया जाता है। ये अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं, उनको अपने निर्णय दे सकते हैं, उनका निर्णय अंतिम होता है और ये बंटवारे को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 से संबंधित है। अगली बात करते हैं जो इसी संबंधित है, जो कृष्णा नदी जल बंटवारा है उसको लेकर कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही है। तो कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो जो कृष्णा नदी जल बंटवारा है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में बना हुआ है। अभी हाल ही में क्या हुआ है
क्योंकि आंध्र प्रदेश के दो भाग हुए हैं, एक तरफ आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना बना है। तो इन्हीं को लेकर क्या किया गया है, अब तेलंगाना भी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश कह रहा है इनको चौथे राज्य का दर्जा दीजिए, इनको पानी अलग से प्रोवाइड कराइए, जबकि कर्नाटक का ये कहना है कि क्योंकि आपके हिस्से से कटकर ही नया राज्य बना तो आप ही अपने आप से पानी बंटवारा कर लीजिए। इसीलिए दोबारा से कृष्णा नदी जल बंटवारा क्या हुआ, दोबारा चर्चा में आ गया है। अगर हम कृष्णा नदी जल बंटवारे में जो नदी है कृष्णा नदी, इसके बारे में बात की जाए तो ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है और गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ये पश्चिमी घाट श्रृंखला की नदी है। इसकी टोटल जो आपका फ्लो है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, और इनसे होती हुई कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये नीचे गिर जाती है। और इसकी टोटल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। इसकी अगर बात की जाए कि प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अगर बात की जाए तो कुंडाली, बेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा और मूसी क्या है इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्टार लिंक जो एक उद्यम नया व्यवसाय चला जा रहा है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्टार लिंक की अगर बात की जाए तो स्टार लिंक क्या है, कंज्यूमर है उनको सीधा इंटरनेट सेवा प्रदान करने की ये बात करता है स्टार लिंक प्रोग्राम। और स्टार लिंक प्रोग्राम दुनिया में सबसे अमीरों में से एक एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका ये सब उद्यम है स्टारलिंक। और इसमें क्या बात की गई है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को लगाकर क्या करेंगे, सीधे इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएंगे, जिससे स्पीड भी बढ़ेगी और उनकी क्या होगी, कहीं ना कहीं क्षमता में वृद्धि आएगी। तो ये इनका ये मानना है कि जुलाई 2026 तक ये लगभग 3236 सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। और उसमें क्या होगा, ये सीधे आपको क्या कर पाएंगे, कंज्यूमर को इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा पाएंगे। इसी तरीके है कि अमेजन और वन वेव ये दो अन्य भी सदस्य हैं जो एक अलग अलग जो समुदाय है जो जो क्या कर रहे हैं इसमें लगे हुए हैं। तो अमेजन और वन वेव क्या कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस के लिए ये क्या करेंगे, ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएंगे। जिससे होगा क्या, इन सबसे जो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले जो क्षेत्र हैं या फिर जो कहीं पर भी काफी दूर तो जहाँ सिग्नल नहीं आते वहां तक आसानी सिग्नल पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हजारा समुदाय किस देश में पाया जाता है। तो हजारा समुदाय इस टाइम इसलिए चर्चा में बना हुआ है, पहले आंसर देख लेते हैं। हजारा समुदाय पाया जाता है अफगानिस्तान में। तो चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वहाँ के तो जातीय समुदाय क्या हुआ है, जब से तालिबान ने वहाँ पे कब्जा कर रहा है तो सबसे ज्यादा इन्हीं को दिक्कतें हो रही हैं और क्रूरता का सामना ये कर रहे हैं। इनकी स्थिति और आर्थिक स्थिति काफी बदहाल बनी हुई है। तो अगर हम देखें इनको टारगेट क्यों किया गया है, तो हजारा जो समुदाय है, हजारा समुदाय क्या है, बेसिकली एक ऐसा जातीय समुदाय है जो कि यहाँ का मूल निवासी नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि मंगोल साम्राज्य के जो संस्थापक रहे हैं चंगेज खां, उनके ये वंशज हैं। जो जब 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य का चारों तरफ क्षेत्र अधिकार पड़ा तो अफगानिस्तान तक उसका कब्जा हुआ। तो वहीं पर क्या हुआ, उन्हीं कब्जे वाले क्षेत्र में ये हजारा समुदाय वहां पे रह गए। इनकी अगर देखें बात तो ये विशिष्ट एशियाई शारीरिक लक्षण के कारण और साथ ही साथ अपनी हजारंगी, जो हजारगी इनकी जो फारसी बोली है, ये इस बोली के द्वारा ये क्या करते हैं, अन्य जाति समूह से अपने आप को अलग बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हजारा समुदाय अफगानिस्तान में निवास करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो अगर प्रमुख नदी की बात की जाए, क्योंकि ज्यादातर भारत की नदियां क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि लेकिन कुछ नदियां हैं जो क्या करती हैं, वो पूर्व से कहाँ चली जाती हैं, पश्चिम की ओर चली जाती हैं। तो इसमें जो प्रमुख नदियों के नाम है वो है नर्मदा और ताप्ती। लेकिन ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती इकलौती ऐसी नदियां नहीं हैं जो केवल जो क्या करती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, बल्कि इनके अलावा अन्य नदियां भी हैं। तो इन नदियों को अगर आपको सही से नाम याद करना है तो आप एक नाम याद रख लिए लगेगा, नमस्ते लंदन। तो नमस्ते लंदन में जब बात आएगी तो उसमें कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी, तो ना से हो जाएगा नर्मदा, माँ से हो जाएगा माही, एस और सा से हो जाएगा आपको सरस्वती, ते से हो जाएगा ताप्ती और लंदन का होगा लूनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा, माही, सरस्वती, ताप्ती, लूनी नदियां क्या हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो उनका याद करने का तरीका है नमस्ते लंदन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसपे अभी आपने देखा स्टारलिंक प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की जा रही है, तो इसकी रेंज कितनी है, अर्थात ये कितने से किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट में हम अभी तक क्या करते हैं, वहां पर ऐसे सैटेलाइट, ऐसे उपग्रह लगाते हैं जो मौसम से संबंधित भविष्यवाणी करते हैं, जो काफी पास में होते हैं। और आपके जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है जो सब आपके हाई एल्टीट्यूड पे है, वो क्या करते हैं, आपको संचार उपग्रह के रूप में स्थापित किया जाता है। लेकिन क्योंकि अब लो अर्थ ऑर्बिट में स्टार लिंक या फिर वनवेव या अमेजन के द्वारा यहाँ पर भी अब सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की जा रही थी, चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो अगर हम इसकी अगर देखें, सही से समझने की कोशिश करें, तो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट मतलब होता है सबसे नीचे जो स्थान है वो लगभग क्या है, 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे सैटेलाइट हैं वो लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पे दौड़ती हैं, यानी कि आप गमन करती हैं।
और लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में क्या करती हैं, अपनी ये यात्रा पूरी कर लेती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्या किया गया है, और इसी का ध्यान रखिएगा, तो ये चर्चा का विषय बनी है। तो अगर दूर चले जाएँ तो 35,786 किलोमीटर, अर्थात लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर जाए देखें तो उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। जियो सिंक्रोनस मतलब कि ये पृथ्वी की स्पीड के बराबर होता है, लेकिन इनका चक्कर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं। इसलिए क्या होता है, जिस स्थान पे लॉन्च किया जाता है उसके स्थान की पोजीशन लगातार बनी रहती है। अगर ये भारत के ऊपर टारगेट के लॉन्च किए जाएंगे तो 24 घंटे तक भारत की परिक्रमा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनकी रेंज ये है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपको बनेंगे। एक तो प्रश्न के अंदर ही प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपको उसका आंसर देना होगा। कभी हाल ही में मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पहली बार आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को भेजा गया है? ध्यान रखना, नासा के द्वारा ऐसा मिशन भेजा गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे अधिकतम मात्रा में पाई जाएगी, जहाँ उसका कंसंट्रेशन अधिक होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड का लेकर वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के अणु में जो एक वो ओ बनाएंगे, यानी केवल ऑक्सीजन बनाने का कार्य वहाँ पे करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, लेकिन एक अणु जो उनका होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो नासा द्वारा किस मिशन द्वारा ये कार्य किया जा रहा है? तो ध्यान रखना है, नासा द्वारा परसेवरेंस रोवर मिशन को, जिसे जुलाई 2020 में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 से लॉन्च किया गया है, उसका कार्य क्या है? ये वहाँ पे जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध क्षेत्रों में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर CO2 से ऑक्सीजन का वहाँ से निष्कर्षण करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी कोई मिशन लॉन्च किया जाता है किसी भी आपके ग्रह पे जाके, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें 3 होते हैं। एक तो होता है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मतलब क्या होता है? ऑर्बिट, यानी जिसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। दूसरा होता है लैंडर, जो क्या करता है, उस ग्रह के ऊपर उतरता है। तीसरा होता है रोवर, जो वहाँ पर क्या यात्रा करता है। तो ये परसेवर रोवर ही एक कार्य करेगा, इसमें ये बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बताते हैं, अगर अभी तक मंगल ग्रह पर इसलिए क्यों जहाँ तो लोग जा रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर क्या होगा, जीवन की संभावनाएं मिल सकती हैं, और हमारे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता ग्रह है। तो सबसे पहली बार नासा द्वारा 28 नवंबर 1964 को सफलतापूर्वक यहाँ पर अपना मैरिनर 4 यान भेजकर यहाँ पर इसको पहुंचा गया था। भारत ने इसमें मंगलयान भेजा है, जिसको मॉम ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। तियाने 1 भेजा जा रहा है चाइना के द्वारा। साथ ही साथ होप जो मिशन है वो अरब कंट्रीज में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE का पहला मिशन है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगर हम बात करें परसेवर रोवर मिशन की, तो रोवर है वहाँ पे चलेगा। इसमें केवल यही काम नहीं, काफ़ी और लगाए गए हैं। इसमें क्या लेगा गया है, लेजर माइक्रो इमेजर लगाया गया है, जो कि सुपर कैम के द्वारा कार्य करेगा। अगर इसके इसी मैस्ट कैम जेड भी लगाया गया है, जो क्या होगा, जूमेबल होगा। साथ ही साथ क्या होगा, पेनोरामिक कैमरा होगा, जिसमें क्या होगा, लंबी रेंज तक की वहाँ पे क्या करेगा, ये तस्वीरें ले सकेगा। साझा इसी में एक मेडा लगा हुआ, जो क्या करेगा, वहाँ पर वेदर स्टेशन, वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी बताएगा। रिमफैक्स इसी के अंदर लगा हुआ, जो क्या करेगा, सरफेस रडार का कार्य करेगा और सरफेस के रडार को देखेगा। मॉक्सी लगा हुआ, जो क्या करेगा, वहां से क्या करेगा, प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम मेरिटन कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा वो कौन है? मॉक्सी है। मार्स का वहाँ पर ऑक्सीजन को जो बनाएगा वहाँ पे, तो मॉक्सी वो कार्य करेगा। सेलोक है वो यहाँ पे जो लगा हुआ है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इस जगह पे लगाया गया है। ये क्या है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के क्या करेगा, वेस्टर्न कमरा यहाँ पे लगाया गया है, जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम लेगा। और इसी के नीचे क्या लगा हुआ है, पिक्सल लगा हुआ है, जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के रूप में कार्य करेगा। ध्यान रखना, ये रोवर काफी मल्टी डायमेंशनल वर्क करने के लिए वहां पर नासा द्वारा भेजा गया है। और जब भी आपका क्वेश्चन आए, प्रिजर्वर रोवर मिशन है वो क्या करेगा, वहां से ऑक्सीजन अणु बनाने की कार्य करेगा। तो आज के जितने करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके और भी अच्छे सेशन जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा तैयार को। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।